हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नावराय। पिछले एपिसोड के अंत तक हम देखा था लियोन ने डिसाइड किया है अब तक उनके ऊपर जितने भी अटैक हो रहे हैं वो उन सभी का अब काउंटर करेगा। इसके लिए उसने स्ट्रेटेजी बनाई है। उसने सोच लिया है वो मोस्ट डोमिनो को यहाँ से उल्टा करेगा। असल में मोस्ट डोमिनो एक स्ट्रेटेजी है जो कि बनाई थी अस्फान ने, जो कि अस्फान सिटी का राजा है। इसके ईस्ट में एक बहुत बड़ा जंगल है और जंगल के ईस्ट में है मैग्नेटो सिटी। इस जंगल को क्रॉस नहीं किया जा सकता। अस्फान असल में मैग्नेटो सिटी पर अटैक करना चाहता है, लेकिन क्योंकि जंगल है, जंगल के अंदर मॉन्स्टर्स है, इसे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। इसलिए उसने स्ट्रेटेजी बनाई है जंगल के अंदर आग लगा दी जाएगी, जिससे जंगल के जितने मॉन्स्टर्स है वो आगे की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे और फिर वो मॉन्स्टर अटैक कर देंगे मैग्नेटो सिटी के ऊपर। शुरुआत में तो उसकी टेक्निक काम भी करती है मैग्नेटो सिटी के अलग अलग सिटीज में, जैसे कि फ्रंटियर सिटी और सैंडर स्टील ट्रैप के अंदर 3 अलग अलग मॉन्स्टर वेव अटैक करती है। और इनमें से हर एक मॉन्स्टर वेव के अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर लियोन मौजूद था, इसलिए बड़ी आसानी से सभी चीजों को बचा लेता है। वो शुरुआत में तो पूरी डिफेंसिव खेल रहा है, केवल खुद के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एंड में वो डिसाइड करता है अब वो अटैक करेगा। ये करने के लिए वो अपने नए मॉन्स्टर बेबोंग की मदद लेता है। उनकी मदद से मैग्लेने नाम की जितने बीस्ट होते हैं उनमें से कुछ को उछालकर बहुत दूर तक फेंक देता है। ये पहुंच जाते हैं इस फॉरेस्ट के अंदर, जिसके अंदर धीरे धीरे करके कब सारे बीस्ट बाहर निकल रहे थे। और जब इन बीस्ट को दिखाई देता है कि कोई और है जो कि इतने बड़े मॉन्स्टर्स को इतनी दूर तक उछाल सकता है, यानी इसका मतलब वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, यानी ईस्ट जाना कब तक खतरनाक हो सकता है। वहाँ पर एक ताकतवर मॉन्स्टर है जो कि उन्हें भगा देगा। बच्ची कुछ कसर ये मैग्लेने मॉन्स्टर पूरे कर देता है। जैसे जिन पर लैंड होता है कि बाकी मॉन्स्टर्स को बताता है कि उस जगह पर एक कितना बड़ा मॉन्स्टर है जिसकी हाइट आसमान की ऊंचाई तो जाती है। उसके 2 बड़े बड़े दांत है, जिसकी मदद से अगर वो जमीन में भी अटैक कर दे तो जमीन के भी 2 टुकड़े हो जाए। और इसके अलावा उस बीस्ट के ऊपर एक को छोटा सा बीस्ट है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसके चेहरे को देखकर पता चलता है कि वो ताकतवर डीमन है और एक हैवान है जो कि किसी के ऊपर भी किसी भी तरह का तरस दिखाएगा। अगर हम उसके सामने भी चले गए तो तुरंत ही हमें खत्म कर देगा। ये सुनकर ये सारे मॉन्स्टर डर जाते हैं और अपने प्लान को, जिसकी मदद से ये मैग्नेटो सिटी पे अटैक करने के बारे में सोच रहे थे, उसे टाल देते हैं। असल में ये जो मॉन्स्टर्स हैं इनके अंदर थोड़ा बहुत दिमाग है, इंसानों से कम लेकिन किसी भी दूसरे जानवर से थोड़ा ज्यादा, इसी वजह से ये प्लानिंग कर सकता है। लेकिन अब क्योंकि इन्हें पता चल चुका है इनका ये प्लान काम नहीं करेगा, वहाँ पर एक ताकतवर मॉन्स्टर है, इसलिए अपने इस प्लान को ये पूरी तरह टाल देता है। वैसे स्थल में यहाँ पर जिस ताकतवर मॉन्स्टर की बात हो रही है ये असल में बेबोंग है, और वो दूसरा डीमन जो कि बेबोंग के ऊपर था वो लियोन। इसी वजह से लियोन ने उस टाइम पर इन मॉन्स्टर के सामने इतना डरावना सा फेस बना रखा था ताकि वो वहां पर जाकर सभी लोगों को बता सके कि यहाँ पर एक ताकतवर डीमन है। लियोन की स्ट्रेटेजी का हर एक पार्ट अच्छी तरह से वर्क किया है। और इसके अलावा एक और पार्ट है जो काम करना भी बाकी है। अस्फान सिटी के अंदर जल्दी एक हड़कंप मचने वाला है। यहाँ से हम अस्फान सिटी के इस रॉयल कैसल को देखते हैं। यह है अस्फान किंग, जिसका नाम भी अस्फान ही है। इसके पास में इसका एक ऑफिसर आता है और फिर कहने लगता है हमारे पास में एक काफी अच्छी खबर है। हमने जो सैंडर स्टील ट्रैप के ऊपर मॉन्स्टर अटैक कराया था वो काफी सक्सेसफुल रहा है। उनकी वजह से सैंडर स्टील ट्रैप पूरी तरह खत्म हो चुका है। उनके जितने रिसोर्सेज थे वो सारे खत्म हो गए। एक तरीके से आप ये मान सकते हैं उनका पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका है। जितने भी घर उन्होंने बनाए थे वो सारे खत्म हो गए और अब उन्हें एक जगह दूसरी जगह पर शिफ्ट करना पड़ा है। अस्फान कहता है उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा, यानी इसका मतलब हमारी जीत नहीं हुई है, वो लोग जिंदा बच गए। हमारा मिशन तो ये था उन सभी को खत्म कर देना। सैंडर स्टील ट्रैप के एक भी और जिंदा नहीं बचने चाहिए थे। अगर वो और जिंदा बच गया यानी इसका मतलब ये पूरी सक्सेस नहीं है, लेकिन पूरी फेलियर भी नहीं है। हम इसे भी एक सक्सेस के अंदर ही काउंट करेंगे। वैसे मैग्नेटो सिटी के अंदर क्या हाल है, क्या सभी खबर उन तक पहुंच चुकी है और इस सबसे निपटने के लिए वो लोग जिस तरह का स्टेप उठा रहे हैं। ऑफिसर कहता है उन्होंने फिलहाल तो कुछ का स्टेप नहीं उठाया, सब कुछ एकदम शांति चल रहा है। जो सारे ओक्स थे वो सारे मैग्नेटो सिटी के बॉर्डर के पास में इकट्ठा हो चुके हैं और इसके अलावा हमारे जितने मॉन्स्टर्स थे वो भी मैग्नेटो सिटी की बॉर्डर के पास में आपके एक इशारे के साथ में उन मॉन्स्टर्स को आगे भेज दिया जाएगा, जिसके बाद में वो मैग्नेटो सिटी पे अटैक कर देंगे। अस्फान कहता है फिर तो ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ टाइम के लिए अटैक को रोक देना। जैसे मैं तुम्हें इशारा करूं ये अटैक शुरू हो जाना चाहिए। सब कुछ अच्छी तरीके से स्टैंड बाय पे रखो, हमें एकदम सही टाइम पर और सही तरीके से अटैक करना है। अब फिलहाल के लिए तुम यहाँ से जाओ, मुझे कुछ टाइम आराम करना है। क्या तुम्हारे पास में कोई और खबर है जो कि बाकी है? ऑफिसर कहता है हाँ, एक और खबर है जो बाकी है और ये थोड़ी बुरी खबर है। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। सैंडर स्टील ट्रैक की तरफ हमने जितने भी वो मॉन्स्टर्स भेजे थे वो मैगेलियन मॉन्स्टर वो दोबारा से हमारी अस्फान सिटी की तरफ लौट रहा है। शायद से उन्हें किस चीज ने डरा दिया है, बस डरकर वो दोबारा से हमारी तरफ आ गए और हम पर अटैक करने की कोशिश की। हमारे बॉर्डर्स के ऊपर उन्हें काफी नुकसान बचाया है, काफी तबाही मचाई गई है। उन मॉन्स्टर की संख्या हजारों में थी, इसलिए उनका सामना करना थोड़ा मुश्किल पड़ा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमने सब कुछ काबू कर लिया है। ये सुनकर अब अस्फान को काफी गुस्सा आता है। वो चिल्लाते क्या लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बुरी खबर मेरे पास में लेके आने की? ऑफिसर कहता है सर अस्फान आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ पूरी तरह ठीक है। हमने सब कुछ हैंडल कर लिया है और जो कुछ भी बचा हुआ है वो भी हम जल्दी हैंडल कर लेंगे। हमारी सेना उन मॉन्स्टर से पीछे लगी हुई है, मॉन्स्टर इतने सारे थे इसी वजह से इतना टाइम लग रहा है, वरना अब तक तो सब कुछ सेटअप हो चुका होता। अस्फान कहता है कि तुम लोग ने पता लगाया वो मॉन्स्टर किस चीज से डरे हुए हैं? ऑफिसर बोलता है हाँ, हमें थोड़ा पता चला है, हमें पता चला है कोई बहुत ताकतवर मॉन्स्टर जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसके 2 बड़े बड़े दांत है। दांत इतने बड़े हैं कि जिनकी वजह से जिनके ऊपर भी छेद किया जाए तो जमीन 2 टुकड़े में कट जाए। अस्फान कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, हमारी फायर पावर को यूज करो, सारी पावर्स को लगा दो और उन सारे मॉन्स्टर्स को दोबारा से डराओ। ऐसा कुछ करो जिससे वो मॉन्स्टर हमसे डरने लगे। उन सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करने में हमारा कोई फायदा नहीं है। हमारा फायदा तब है जब वो हमारे दुश्मन को अटैक करके उन्हें खत्म करे।
या फिर हमारे दुश्मनों के हाथों से मारे जाए। असफान की बात सुनकर ऑफिसर तुरंत ही इस बात के ऊपर अमल करने के लिए यहाँ चला जाता है। असफान सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी मोस्ट डोमिनो टेक्निक कितनी शानदार थी, कितने अच्छे तरीके थे, अब तक सारे अटैक हो चल रहे थे, लेकिन अब ये चल से कैसे हो सकता है। मैग्नेटो सिटी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी मदद से उन सही मोस्ट डराकर हमारे तरफ वापस भेज सके। हमारी मोस्ट डोमिनो टेक्निक हमारे खिलाफ ही यूज की जा रही है। आखिर पूरे मैग्नेटो सिटी के अंदर ऐसा कौन है इतना स्मार्ट, इतना तेज, इतना चालाक और इतना ज्यादा खूंखार जिसने इन सारे मोस्ट डराकर हमारी टेक्निक को हम पर ही उल्टा कर दिया। वैसे इस फिल्म में जब तुम जानते ही है ये सब कुछ लियोन फ्रंटियर ने किया है, जो कि इस टाइम पर फ्रंटियर मेंशन के अंदर है। उसके चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल है और हाथ में एक डॉक्यूमेंट। सामने की तरफ ये दोनों जमींदार बैठे हुए हैं, जो कि इस डॉक्यूमेंट को देखकर कहने लगता है ये क्या है, इसके अंदर क्या लिखा है। लियोन कहता है इसके अंदर एक स्पेशल शर्त लिखी हुई है जिसके अंदर ये लिखा है कि आप दोनों ने फ्रंटियर मेंशन और फ्रंटियर फैमिली के ऊपर जितना भी कर्जा लगाया था वो सारा माफ हो चुका है, यानी कि हमने सारा कर्जा आपको चुका दिया है और आज के बाद में फ्रंटियर फैमिली के ऊपर किसी तरीके का कोई भी कर्जा नहीं होगा। सारे लोन का रीपेमेंट करते हुए मैं आपको ये चेक दे रहा हूँ। इस चेक के अंदर एक कितना बड़ा अमाउंट लिखा हुआ है जिसकी मदद से सारा डेब्ट चुकता हो जाएगा और इसके अलावा आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। ये कहते लियोन इस चेक को इन दोनों जमींदार की तरफ बढ़ा देता है। जमींदार जल्दी से इस चेक को उठाते हैं। इसके अंदर एक बहुत बड़ा अमाउंट लिखा हुआ है और इसे देखकर यह पता चलती है कि फ्रंटियर फैमिली के ऊपर कितना बड़ा कर्जा था। ये कर्जा इतना बड़ा है कि इसको नंबर में भी नहीं काउंट कर सकते। लियोन ने एक ही बारे में इस तरीके से ये सारा कर्जा चुका दिया। ये देखकर ये दोनों जमींदार काफी चौंके होते हैं। वो जल्दी से ये सब कुछ चेक करने लगते हैं। दूसरा जमींदार डॉक्यूमेंट को देख रहा होता है क्योंकि इसके अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है। तभी लियोन बहुत ही गुस्से में कहता है जल्दी से इसके ऊपर साइन करो और यहाँ से निकलो, दोबारा से यहाँ पर अपनी शक्ल मत दिखाना। लियोन की इस डरावनी शक्ल को देखने के साथ में दोनों जमींदार जल्दी से उठते हैं, उसके ऊपर साइन करके वहां से निकल जाते हैं। इसी टाइम पर लियोन का फादर बैरन उस जगह पर आता है। लियोन को देख कहने लगता है कि सच में ये सारा कर्जा जो कि अब तक हमारे ऊपर था वो सारा उतर चुका है। लियोन कहता है हाँ बिल्कुल, ये सब कुछ पूरी तरह सच है। आप इस फॉर्म को देखिए जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है सारा कर्जा चुकता हो चुका है और आपसे ये लोग हमसे किसी भी तरीके की कोई भी चीज नहीं मांग सकते। ये कहते लियोन इस डॉक्यूमेंट को बैरन को दिखाने लगता है। बैरन जल्दी से लियोन के पास में आकर उसे गले लग जाता है और फिर से रोते हुए कहने लगता है कि सच में तुमने सारा कर्जा चुका दिया। मेरे बेटे, मैंने तुम्हें कितना तक कम समझा था, मुझे लगा था तुम किसी भी तरीके से मेरी कोई मदद नहीं कर सकते हो, तुम एकदम नाकार आओ, लेकिन असल में अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तुम्हें देखकर एहसास हो रहा है तुम कितने ज्यादा काबिल हो। तुम्हारी वजह से हमारे पर सारा कर्जा उतर गया। एक टाइम पर तो मुझे ऐसा लगने लगा था ये कर्जा इतना बड़ा है कि हमारी पूरी फ्रंटियर फैमिली अगर बिक भी जाएगी तो भी कर्जा नहीं चुका पाएगी, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें कुछ भी नहीं बेचना पड़ा और हमारा सारा कर्जा उतर गया। मैं ही कितना बड़ा पागल था कि तुम बेवकूफ और नालायक समझता था, लेकिन तुम तो सच में बहुत ज्यादा काबिल हो। आज तुमने जो किया है उसे देखकर मैं इस चीज तो पक्के तौर पर कह सकता हूँ तुम एक अच्छे बेटे के तौर पर पूरी तरह क्वालिफाई हुए हो, लेकिन मैं एक अच्छे फादर के तौर पर कभी भी बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं हो पाया। तभी लियोन अपने फादर को बीच में रोकता है और फिर से कहने लगता है लॉर्ड, मेरी बात तो ध्यान से सुनिए, क्या आप अपने बेटे से प्यार करते हैं? बैरन रोते हुए बोलता है ये किस तरह का सवाल है, हर फादर अपने बेटे से प्यार करता ही है और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लियोन कहता है बस फिर आपको किसी और क्वालिफिकेशन की जरूरत है ही नहीं, आपने इतना कह दिया, आप मुझसे प्यार करते हैं, अपने बेटे को काफी पसंद करते हैं, इतना काफी है, इतना काफी है अपने आप को एक क्वालिफाई फादर कहने के लिए। इतना कहने के साथ में लियोन का एक नया टाइटल अनलॉक हो जाता है जिसका नाम है डेब्ट क्लियर 3000। इस टाइटल की वजह से लियोन को 3-4 चीजें मिली है। सबसे पहली चीज है उसे हर महीने 2 सीवी पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे और इसके अलावा अगर वो कभी भी दोबारा से अपनी लाइफ के अंदर किसी से कर्जा लेने की कोशिश करेगा तो उसका क्रेडिट स्कोर काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है, उसे आसानी से कर्जा मिल जाएगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी काफी ज्यादा कम होगी। और लियोन की ये स्किल पूरे सेरेमोना रीजन के अंदर वर्क करेगी, उसके बाहर नहीं। उसके अंदर अगर ये कभी भी कर्जा लेने की कोशिश करता है तो ये सारे नियम लागू होंगे। अब इसके बाद हम कुछ देर बाद उसने दिखते हैं लियोन थोड़ा सा परेशान सा है, वो आराम से चलता जा रहा है। लियोन को इससे ज्यादा दिक्कत ये चीज पता चल रही है वो इस टाइम पर पूरी तरह खाली है, उसको समझ में नहीं आ रहा उसे क्या सोचना चाहिए। इसी समय सामने से जेवियर आता है, वो लियोन की सड़क को देखता है और फिर उसे कहने लगता है सैंडल स्टील ट्रैप को रिलोकेट कर दिया गया है, वो अब से ईस्टर्न माउंटेन के अंदर रहेंगे। लियोन एकदम आराम से कहता है ठीक है, तुमने काफी अच्छा काम किया। जेवियर ही कहता है और किंग आर्क्यूस का कहना है कि आपने उनके लिए काफी अच्छा काम किया है। अभी इस टाइम पर वो जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर उनके लिए काफी सारा खाना है, उस खाने को पकड़कर वो बड़ी आसानी से अपने मसल मास को वापस से इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने कुछ नाइट्स को उनकी मदद के लिए वहीं पर छोड़ दिया है, कुछ टाइम बाद में वापस लौट आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जब तक वो पूरी तरह सेफ नहीं जाते और पूरी तरीके से उस जगह स्टेबलाइज नहीं हो जाते तब तक सारे नाइट उनकी और मदद करने वाले हैं। लियोन कहता है बहुत अच्छे जेवियर, तुम काफी काम कर रहे हो, कुछ टाइम जाके आराम कर लो और मुझे भी आराम करने दो। ये कहने के बाद में लियोन वापस आगे बढ़ जाता है। वो सोचने लगता है सैंड एंड स्टील ट्रैप दोबारा से रिलोकेट हो चुका है, वहाँ के लोग हमारी मदद के लिए आ चुके हैं और किंग ने कह दिया है वो हर तरीके से हमारी मदद करेगा। इसके अलावा मोस्टर डोमिनो एक कितनी बड़ी तलवार जो कि हमारे पर लटक रही थी वो भी अब हमारे ऊपर से हट चुकी है। कुछ टाइम तक तो मोस्टर डोमिनो का एक भी वेव हम पर अटैक करने के लिए नहीं आएगी क्योंकि हमने काउंटर अटैक कर दिया है। कुछ टाइम तक तो असवान केवल उसी से उभरने में लगा रहेगा और इसके अलावा अगर कभी अटैक होता भी है तो हमारे पास में बेबोंग है, उसकी मदद से मैं बड़ी आसानी से किसी भी अटैक को रोक सकता हूँ। कोई मोस्टर उसे देखने के बाद में उस पर अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा, सबके सब उसे देख के डर जाएंगे। यानी कि इसका मतलब मोस्टर डोमिनो का अब जो भी खतरा था वो लगभग खत्म हो चुका है। और इसके अलावा अब तक मेरे सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरा कर्जा जो कि मेरी सर के ऊपर लटका हुआ था, मेरी फैमिली से मुझे विरासत मिला था, वो भी अब पूरी तरह से हट चुका है। अब हमारी फैमिली के ऊपर किसी भी तरह कर्जा नहीं है, हम पूरी तरह डेब्ट फ्री है।
लेकिन अब ये सब कुछ करने के बाद में जब मैं फ्री हो चुका हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत खाली हूँ। मतलब मेरे पास में अभी फिलहाल करने के लिए कुछ भी नहीं है और ये ऐसा है जैसे कि मैं केवल अपनी लाइफ को जी रहा हूँ बिना किसी भी गोल के। अभी बीबीए ने जो भी कर्जा था वो सारा चुकाया है। जस्ट अभी मैं अपनी लाइफ में फ्री हुआ हूँ, लेकिन ये कुछ टाइम खालीपन ही मेरी बॉडी को रास नहीं आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ क्यों है। मैं तो खुद भी हमेशा से यही चाहता था कि मैं पूरी तरह खाली हो जाऊँ, अपनी लाइफ में वो कर सकूँ जो कि मैं करना चाहता था। लेकिन अब जब मैं सब कुछ कर सकता हूँ तो मुझे मजा नहीं आ रहा। ये सोचते हुए लियोन अपने फादर बेरोन को याद कर रहा होता है। तब एकदम से उसे एक ऑप्शन देती है साहो, और इसी के साथ में उसे अपने ओरिजिनल फादर याद लगता है, जिसके अंदर उसके फादर उसे कह रहे होता है कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मैंने पढ़ाई ज़्यादा नहीं की, इस वजह से तुम्हारे लिए भी कभी कुछ नहीं कर पाया। मैंने कभी भी ये नहीं समझ पाया कि तुम्हारे लिए पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और ना ही कभी मैं ये समझ पाया कि मुझे किसी तरीके से और ना ही मैं कभी ये समझ पाया कि मुझे तुम्हें किस तरीके से पालना चाहिए। साहो, तुम्हारी लाइफ के अंदर इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस है, इतनी सारी दिक्कत है, वो सब कुछ मेरी वजह से है, मुझे माफ कर दो। लियोन के फ्लैशबैक के अंदर साहो का फादर लगातार यही सेम लाइन को रिपीट कर रहा होता है, और अब इसी तरीके से अपने फादर की बातों को याद करते हुए लियोन भी जरूर से रोना शुरू कर देता है। वो रोते हुए कहने लगता है, फादर मुझे माफ कर दीजिए, उस टाइम पर मुझे आपकी मदद करनी चाहिए थी। अब फिलहाल मैं इस काबिल बन चुका हूँ क्या कि मदद कर सकूँ, लेकिन अब क्या फायदा, मैं क्या करूंगा इस सब का। मेरे पास में ये सब कुछ तब होना चाहिए था जब आपको मेरी मदद की जरूरत थी। मुझे माफ कर दो, मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद नहीं कर पाया। जी कहते हुए लियोन का अग्रेशन अपने आप से कब बढ़ जाता है। वो इस बात को लगातार रिपीट करता जा रहा है और धीरे धीरे करके उसकी आवाज भी कब तेज होने लगती है। जी यार इस टाइम पर रूम के बाहर है, उसे बाहर तक ये सब कुछ सुनाई दे रहा है। उसे लगातार लियोन की रोने की आवाज आ रही होती है, लेकिन वो रूम के अंदर एंटर नहीं करता, वहां जाने लगता है और जाते हुए सोचता है तुम्हें जितना रोना है तुम उतना रो सकते हो। तुमने आज इस सारे कर्जे को चुकाकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। ये सब कुछ तुम्हारी काबिलियत है, और ये करके तुमने सबके सामने अपनी काबिलियत को प्रूव कर दिया है कि सब कुछ तुम्हारी मेहनत है। इसके बाद में हम कुछ दिन बाद उसने देखते हैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। ये इवेंट इस चीज के लिए है कि फ्रंटियर फैमिली के ऊपर जो कर्जा था वो उतर चुका है, और जैसे ही इस इवेंट की घोषणा होती है पूरे विलेज के अंदर भी एक खबर फैल जाती है। सबके सब लियोन से मिलना चाहते हैं, लेकिन इन 3-4 दिन के अंदर लियोन बिल्कुल भी फ्रंटियर मेंशन से बाहर नहीं निकलता, और जैसे जिस दिन इवेंट होता है उस दिन बाहर निकलता है। सभी लोग मेंशन के बाहर उसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं, और जैसे उन्हें लियोन दिखाई देता है सबके सब लियोन के नाम पे नारे लगाने लगता है। जोर से चारों तरफ लियोन की नाम की गूंज उठने लगती है। इस पूरे समय लियोन के साथ में जेवियर भी होता है, और लियोन जब अपने नाम के इस तरह के नारे सुनता है उसे कब शर्म से आने लगती है, और फिर शायद से थोड़ा सा गुस्सा भी। वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और फिर चिल्लाते हुए इन सारे लोगों से कहने लगता है, जहाँ पर इस तरीके से तुम लोग मेरे नाम चिल्ला रहे हो कि तुम्हारे पास में बिल्कुल भी काम नहीं है, जाओ जाकर अपना काम करो। ये सारे लोग लियोन को पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं। ये सारे लोग लियोन को देखने के लिए आए और लियोन को इग्नोर किए जा रहे हैं। कुछ तो चिल्लाते हुए कहने लगता है, देखो उन्हें गुस्सा आ रहा है और जोर से चिल्लाओ। इसी समय जेवियर लियोन से बोलने लगता है, आपके इस तरीके से चिल्लाने से कुछ फायदा नहीं होगा, ये सब लोग सर चढ़ चुके हैं, आपने इन लोगों के लिए इतना सब कुछ किया है। अगर आप इन लोगों के साथ में अगर बुरा बिहेवियर करेंगे तब भी या इसमें अच्छा बिहेवियर करेंगे, इनके माइंड में आपके लिए रेस्पेक्ट कब ज्यादा बढ़ चुकी है, जो कि अब किसी भी तरीके से कम नहीं हो सकती। लियोन कहता है, वैसे भी मैंने तो इन लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं, जो कुछ भी मैं करता आ रहा था वो सब कुछ मेरे पर्सनल प्रॉफिट के लिए था, बस इनका फायदा तो साइड बाय साइड होता जा रहा था। तो इसके लिए इनमें से किसी को भी मेरे सामने इस तरीके से नारे लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे सर में बहुत ही दर्द हो रहा है, मेरे को नारे लगाने हैं, मेरी रेस्पेक्ट करनी है, तो इसके लिए अच्छा होगा यहाँ से चले जाएं और अपने घर बैठ के चिल्लाएं। लियोन की ये आवाज भीड़ के अंदर पूरी तरह दब जाती है। लोग लगातार चिल्लाते जा रहे हैं, और एक ही करके लियोन ने इन लोगों के लिए जितने भी अच्छे काम किया है वो सारे भी वो उनके लिए गिराने लगते हैं। सबसे पहले काम गिराता है कि लियोन ने उनके लिए घर बनाया, इसके अलावा जो कर्जा था वो उतार दिया, कई सारे मोस्टर अटैक की फाइट की, फ्रंटियर सिटी का नाम कई जगहों पर फेमस कर दिया। ये सब सुनते हुए लियोन आगे बढ़ रहा होता है। इसी टाइम पर बेरेन की आवाज आती है, वो लियोन के पास में आता है और उसे कहने लगता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ चुकी है। प्रॉब्लम का नाम सुनकर लियोन पहली बार कब ज्यादा खुश होता है। वो कहने लगता है, अब ये हुई ना बात, ऐसा ही कुछ सुनने के लिए मेरे कान काफी टाइम तरस रहे थे, बताओ किस तरह की प्रॉब्लम है, क्या हमारे ऊपर किसी मोस्टर ने अटैक कर दिया है। बेरेन कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, साउथ साइड से काफी सारे लोग हैं जो कि इस तरफ आ रहे हैं। लियोन कहता है, क्या वो कोई सेना है, किसी दूसरे देश ने हम पर अटैक कर दिया है। बेरेन बोलता है, नहीं ऐसा भी नहीं है, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है वो सारे रिफ्यूजी है। रेफ्यूजी का मतलब उन लोगों से है जो कि एक सिटी के अंदर रहते हैं, उनके ऊपर अटैक हो जाता है और फिर उन्हें उन्हीं की सिटी से निकाल दिया जाता है। तब इनका काम होता है किसी दूसरी सिटी के अंदर जाकर वहाँ पर रहने की जगह ढूंढना। अब ये चीज वो दूसरी सिटी डिसाइड करती है कि इन लोगों को अपने साथ में रखना है या फिर नहीं। ये लोग इसी तरीके से तब भटकते रहते हैं जब तक इन्हें कोई दूसरी सिटी नहीं मिल जाती या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर आराम से रह सके। अभी फिलहाल ये सारे लोग फ्रंटियर सिटी के अंदर पहुंचे हैं, इनकी संख्या हजारों में है, और जिन्हें शायद से फ्रंटियर सिटी के लिए संभालना कब ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन लियोन कैसे इन सभी को टैकल करेगा ये पता चले अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।